हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी बढ़िया चल रहा होगा। ओके, चलो टॉपिक चल रहा है आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर। हेडिंग लगाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा लेक्चर नंबर 7। ये 11th क्लास के लिए है ये, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर फिजिकल केमिस्ट्री की ये चैप्टर नंबर 2 है। ये दूसरा चैप्टर है ये। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज कोई लंबा चौड़ा को बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला है। छोटी सी बातें जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे और अपने लेक्चर को आज फिनिश करेंगे। राइट, तो आपका मेंटर टीचर इब्राहिम सर और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। आज हम लोग देखेंगे, इससे पहले जो हम लोग देख चुके हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, और दूसरा पार्ट जो उसमें हम लोग देखे थे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग पढ़े थे, और तीसरी बात थी हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बोर्स ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, क्या क्या थोड़ी सी कमियां रह गई थी। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि कमी तो इसको नहीं बोलेंगे, बट कुछ खामी रह जाती है, क्योंकि नए थ्योरी जब दिए जाते हैं तो कुछ न कुछ उसमें त्रुटि को तो निकालना ही पड़ता है। तो इसी त्रुटि में, दैट मीन्स जिसको हम लोग कह सकते हैं ड्रॉबैक्स, तो लगाओ हेडिंग ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है बच्चे लोग, राइट। कुछ पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, और पॉइंट नोट कर लेना, खास करके आपके बोर्ड लेवल के लिए काफ़ी एसेंशियल है ये। बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं, और कभी कभी एक आध क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल भी यहाँ से हो सकता है। राइट, ठीक है बच्चे लोग। तो सबसे पहले इन्होंने जो बोर एटॉमिक मॉडल जो दिया था, पहला पॉइंट, बोर्स एटॉमिक मॉडल was valid only for single electron species like especially for hydrogen, ऐसे लिख लो, especially for hydrogen and also like for H atom। H atom से रिलेटेड, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता, बट इसका आयन कर दोगे तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएंगे। लिथियम, इसका 2 पॉजिटिव चार्ज कर दो। बेरिलियम, इसका 3 पॉजिटिव चार्ज कर दो। डैटमैन से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो ये सिंगल स्पेसी के लिए वैलिड था। ये फिर से देख लो, बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसी। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसी के लिए वैलिड था, ये फॉर हाइड्रोजन के लिए खास कर करके, एंड ऑल्सो लाइक फॉर हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड, इससे मिलता जुलता जो भी एटम है उससे, उसके बारे में इन्होंने दिया था, कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होता था। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोर्स ने इलेक्ट्रॉन को एक मूविंग पार्टिकल कहा था, जबकि बाद के रिसर्च से ये पता चला कि नहीं, ये पार्टिकल के साथ साथ वेव भी हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, बोर considered that atom is
moving particle, a moving particle एक मूविंग पार्टिकल है, बट डी ब्रॉगली के हिसाब से बाद में ये बात है कि नहीं, ये वेव नेचर भी है और बहुत सारे फिर इसके बाद में भी डिस्कवरी हुआ, जो कि ये बात साबित हुआ कि पार्टिकल के साथ साथ वेव भी हैं, जिसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। बोर्स measured the position of electron, that is इन्होंने बतला दिया था वैल्यू और nth is equal to 0.529 into n square by z एंगस्ट्रम, ठीक है। एंड ऑल्सो पोजीशन, दैट मीन्स इसके वेलोसिटी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसके भी एनएथ के बारे में। भी एनएथ का इक्वेशन दिया था 2.18 इंटू 10⁶ n/z मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन आया था, उल्टा लिख दिए, Z/n, दैट मीन्स इन्होंने मीटर पर सेकंड, एक तो पोजीशन को बतला दिया, इससे पोजीशन पता चला, ठीक है। और वेलोसिटी से क्या पता चला, यहाँ से मोमेंटम, जो कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें उसके मास होंगे, और वेलोसिटी के बारे में तो बतला ही दिया था, दैट मीन्स मोमेंटम के लिए एम भी नाप दिया, ओके। तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साथ साथ कभी भी मेजर्ड नहीं किया जा सकता है, जो कि हीजनबर्ग्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये फाइंड हुआ, ओके। आगे स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में, कंसिडर किया, दैट मीन्स स्प्लिटिंग थ्योरी के बारे में। ये इतने अच्छे ढंग से नहीं बतला सके ये, तो स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी दिया गया। They show splitting in magnetic and electric field, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट शो कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्प्लिट कर जाते हैं, ये छितरा जाते हैं ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो दिया गया इसको बोलते हैं जी मैन इफेक्ट बोलते हैं, जी मैन इफेक्ट बोलते हैं, और इसको बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। ओके, पांचवी बात, अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में ये डिस्कस नहीं कर सके, ठीक है। किस तरह से फाइन स्पेक्ट्रम बन करके आते हैं उसके बारे में इनकी थ्योरी में डिस्कशन नहीं हो सका। तो ये 5 बातें हैं जो कि ड्रॉबैक्स था बोर्स एटॉमिक मॉडल में। इसको अपने
बोर्ड लेवल से, खास करके 11th क्लास के हिसाब से इसको जरूर याद रखना। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर देते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज वैलिड ओनली फॉर सिंगल स्पेसी इलेक्ट्रॉन स्पेसी के लिए, स्पेशली फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए वैलिड था ये, राइट। एंड ऑल्सो लाइक फॉर हाइड्रोजन आइटम, और हाइड्रोजन आइटम से जो रिलेटेड था उससे जो ऐसा था हीलियम प्लस, Li++ के लिए, बेरिलियम +++ के लिए, एटसेट्रा। बोर्ड ने कंसीडर किया था दैट एटम इज ए मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल है, जबकि बाद में पता चला कि नहीं, इसमें वेव नेचर भी होते हैं, राइट। बोर्ड मेजर्ड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन को, जो कि r_nth का रेडियस के वैल्यू निकाल दिया था, वेलोसिटी के वैल्यू निकाल करके दिया था। इस रेडियस से पोजीशन के बारे में पता चलता है और वेलोसिटी से मोमेंटम के बारे में पता चलता है, दोनों चीज़ पता चल जाता है। जबकि ऐसा नहीं होता है किसी पार्टिकल के साथ में। हिजनबर्ग ने ये दिया कि नहीं, दो चीज़ में साइमल्टेनियसली या तो पोजीशन को फाइंड करें या फिर मोमेंटम को फाइंड करें हम लोग। दिस इज मोमेंटम, ओके। अ स्पेक्ट्रल लाइन दे शो स्प्लिटिंग इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्प्लिट दिखला रहे थे कि जब कोई स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरता है तो ये स्प्लिट कर जाते हैं, ये अपने रास्ते से हट जाते हैं, बिखर जाते हैं ये। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में के साथ में इसको हम लोग पढ़ते हैं। दैट मीन्स ज़ीमैन इफेक्ट जो दिया है वो मैग्नेटिक के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, एंड स्टार के इफेक्ट जो आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को में स्प्लिट कर जा रहा था स्पेक्ट्रल लाइन। अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में ये डिफाइन उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाए। चलो तो इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ओके।